हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे, हर चैप्टर की पहले प्लानिंग करेंगे और उस चैप्टर में क्या क्या, कौन कौन सी टॉपिक है ना, क्यों पढ़ना है, सारी बातें पहले करेंगे, फिर टॉपिक को हम कनेक्ट करना चालू करेंगे। और ताकि किसी भी चैप्टर की अगर दिमाग में प्लानिंग होती है तो हम आसानी से समझ जाते हैं, है ना। और आप जितना आसानी से इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाओगे, है ना, उतना ही आसानी से आपको ये पूरी टॉपिक, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पड़ा, जरा ध्यान से समझिए पहले। यहां पे जैसे यहां पे मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखता हूं, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये जो कोऑर्डिनेशन शब्द आया हुआ है, वर्ड, ये कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि यहां पर जो बॉन्ड बना है, मान लीजिए यहां पे कोई एक एटम ए है और एक एटम यहां पे कौन है, बी है। एक एटम के पास यहां पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। एक एटम के पास यहां पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। और एक एटम के पास क्या होगा, बैंकेट स्पेस होगा, खाली जगह होगी। और ये जो लोन पेयर है, इस बी एटम के द्वारा दूसरे एटम को दिया जाएगा, जिसकी वजह से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ये। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, इसी का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। इसी को हम कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं इसी कंपाउंड को। अब कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, जरा इस बात को समझते हैं। मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहेंगे, बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पे बात समझ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बोलेंगे, इसको हम जरा समझते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि जैसे सपोज मान लेते हैं हम रफली, यहां पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और यहां पर कोई एनायन या केटायन बैठा होगा, और ये जो डिब्बे के अंदर वाला पार्ट है ये घुलता नहीं है, 100% डिसोसिएट नहीं होता है। और 100% डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सिंपल साल्ट आप लोग पढ़े होंगे। सिंपल साल्ट उसे कहते हैं कि जो वाटर में 100% आयनाइज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल साल्ट कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट उसे कहते हैं जो वाटर में 100% आयनाइज नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर आपके सामने, यहां पर मान लीजिए कोई एक रफली एग्जांपल मैंने आपसे ले लिया, यहां पे Fe, और एक मिनट यहां पे बाहर केटायन कर दिया जाए K4, और अंदर FeCN का होल 6। जब इसको हम वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये K4 प्लस में टूटेगा और ये पूरा डिब्बा क्या हो जाएगा, एनायनिक बन जाएगा, FeCN6। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये ब्रेक नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों पड़ा। ठीक, अब इस चैप्टर को हम थोड़ा प्लानिंग आपको सेट करते हैं, कैसे कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर इस चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी चैप्टर की आप शुरुआत करते हो केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। यानी उस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन बातों की चर्चा करनी है, सबसे पहले हेडिंग यही होगा, इंट्रोडक्शन होगा। तो इस चैप्टर में भी सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपाउंड।
और जैसे ही आप टाइप्स ऑफ कंपाउंड पढ़ते हो तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड में है ना टाइप्स ऑफ सॉल्ट आ जाएंगे, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाएंगे। टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी इस सेट में कौन कौन से वर्ड यूज होंगे उनको समझा जाएगा। जैसे आयनोस्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, लिगेंड्स क्या है, सेंटर मेटल क्या है, इन सभी की चर्चा होगी। तो टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे आईपीएससी पे, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। आईपीएससी टर्मिनोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आईपीएससी क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम कंपाउंड की बात करते हैं उसमें किन किन चीजों को क्या क्या नाम बोला जाएगा ये हमको आसानी समझ में आना चाहिए। तो आईपीएससी पढ़ लेंगे। आईपीएससी पढ़ने के बाद जैसे आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो यहां पर भी बैलेंस बॉन्ड बीबीटी थ्योरी आ रही है यहां पर। तो वहां पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन है ना, क्या क्या होता था और उनकी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारा चीज डिस्कस करते थे। तो सेम चीज यहां पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए डिस्कस करेंगे यहां पर। फिर जब आप बीबीटी थ्योरी पढ़ लोगे, बीबीटी थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोग पढ़ोगे यहां पर सीएफटी थ्योरी। सीएफटी थ्योरी, सीएफटी थ्योरी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब हम टी ऑर्बिट को है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं, अगर वो क्रिस्टल के फॉर्म में डिवाइड हो जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्योंकि यहां पर जो फील्ड अप्लाई किया गया, कौन सा फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और है ना, और क्रिस्टल के फॉर्म में ब्रेक हो गया। डी ब्लॉक में 2 डिब्बे और 3 डिब्बे, टोटल कितने डिब्बे होते हैं, 5 होते हैं, और 2 डिब्बे 3 डिब्बे में टूट जाते हैं, जिसको हम T2G नाम देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, सीएफटी थ्योरी। जैसे आप सीएफटी थ्योरी पढ़ लोगे, एक थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी आपको, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, तो वर्नर्स थ्योरी पढ़ने के बाद यहां तक आपका बोर्ड का काम लगभग हो जाता है। लेकिन अगर आप तैयारी वगैरह करोगे तो इसमें एक पार्ट और बचता है आपका, आइसोमर। क्या बचेगा, आइसोमर, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर की चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से चैप्टर की प्लानिंग क्लियर हो गई होगी। अब हम चैप्टर को पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों शुरू किया जाए। देखिए इस चैप्टर नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है और क्यों हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। जरा इन बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड arises from the complex formation tendency of transition element। मैंने आपको पहले बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई एक एलिमेंट, कोई एक एटम ए होगा और कोई दूसरा एटम बी होगा। एक एटम के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, और दूसरे के पास क्या होगा, खाली जगह होगी। ये जो लोन पेयर है ये ट्रांसफर कर रहा होगा इस मेटल को, और यहां पे ए जो है ये जो होगा ये सेंट्रल मेटल का काम करेगा, और ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है सेंट्रल मेटल। इसीलिए सेंट्रल मेटल को हम लोन पेयर एक्सेप्टर भी कहते हैं। अगर ये लोन पेयर एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये लुईस एसिड कहलाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं जिनके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो इसको बोलते हैं लोन पेयर डोनर। अच्छा, ये जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसी को बोलते हैं लिगेंड। ये टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में। इसको क्या बोला जाएगा, लिगेंड। तो जो लगा हो किससे, सेंट्रल मेटल से, उसको हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। अच्छा, जो सेंट्रल मेटल होगा वो हमारा कहां का होगा, डी ब्लॉक का होगा, और डी ब्लॉक को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। और ट्रांजिशन बोलने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि वो एस और पी के बीच में बैठा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन
मेटल बोलते हैं। और ट्रांजिशन कहने के पीछे एक रीजन और होता है कि उनके पास क्या होना चाहिए, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैं आपको बताया कि यहां पर जो एटम है ये किसको क्या बोलते हैं, सेंटर मेटल। ये मेटल कहां होंगे, ज्यादातर डी ब्लॉक के होंगे। और यहां पर बैठा होगा लिगेंड। ये लिगेंड लोन पेयर डोनेट करने का काम करेगा, इसलिए होगा लोन पेयर डोनर। क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर डोनर हो जाएगा। अब लोन पेयर अगर डोनर है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको बच्चों, लुईस बेस कहेंगे। एक बात तो पक्की हो गई, दिमाग में रख लीजिए कि जिसके पास लोन पेयर होगा वो लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करेगा वो सेंटर मेटल यानी कि लुईस एसिड होगा। अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस होगा, अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। मेरे हिसाब से यहां तक बात क्लियर हो गई। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना। तो मैंने आपको बताया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टर्म है वो अराइज हो रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखता है, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल बैलेंसी की तरह है ना भी शो करते हैं। वेरिएबल बैलेंसी होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। दूसरा पॉइंट, दीज कंपाउंड्स प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। ये हम केवल किताबों में नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारे डेली लाइफ से भी कनेक्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहां कहां पाया जाएगा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बात करते हैं सबसे पहले हीमोग्लोबिन में ऑफ ब्लड एंड क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स आर आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Fe एंड Mg रिस्पेक्टिवली। अगर हम ह्यूमन में देखें, इंसानों में देखें, तो इंसानों में जो होता है यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है। कहते हैं इंसान के अंदर अगर आयरन है, ठीक है, तो चुंबक से क्यों नहीं चिपक रहा है, क्योंकि ब्लड में सॉल्युबल के फॉर्म में बैठा हुआ है आयरन। तो आयरन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये जो आयरन बैठा होता है ये सेंटर में बैठा होता है, किनारे किनारे लिगेंड ऐसे बैठे होते हैं जो इसको लोन पेयर डोनेट करते रहते हैं, और एक जो हीमोग्लोबिन होता है अपने साथ 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। कितने ऑक्सीजन कैरी करेगा, 4। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आयरन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात अगर हम बात करें Mg की, तो Mg में जो क्लोरोफिल होता है ये टैडपोल लाइक होता है। कैसा होता है बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर टैडपोल लाइक। टैडपोल का मतलब आप जानते हो, मेढक का जो बच्चा होता है लार्वा स्टेज में, उसी को बोलते हैं टैडपोल। तो ये ऐसे टैडपोल लाइक होता है ये। तो Mg और आयरन, अगर आयरन बात करें ये ह्यूमन में देखने को मिलेगा आपको, और मैग्नीशियम की अगर बात करें ये प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। तो आयरन और Mg दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन क्या बताना चाह रहा है आपको, इंट्रोडक्शन यही बताना चाह रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका कॉन्सेप्ट कहां से आया। उसका कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक एलिमेंट से आया। क्यों आया, क्योंकि उसके पास वेरिएबल बैलेंसी है। अगर वेरिएबल बैलेंसी है तो ट्रांजिशन स्टेट शो करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करेगा। दूसरी बात कि इसमें आप है ना कहां कहां देखने को मिलेगा आपको डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में अगर इंसानों की बात करें तो हमारे ब्लड में आयरन के फॉर्म में बैठा होगा, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में किसके फॉर्म में होगा, ये मैग्नीशियम के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बना के बैठा होगा। तो मेरे हिसाब से यहां तक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं इसके आगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की। तो ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे तो फर्स्ट जो होता है हमारा एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, इसी का दूसरा नाम होता है एडिशन कंपाउंड। और दूसरा जो होता है हमारा, ये पहला हो गया मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड, दूसरा हो गया आपका डबल साल्ट, और तीसरा हो गया आपका कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में हमको 3 कंपाउंड्स की चर्चा करनी है। सबसे पहला जो टाइप्स है हमारा क्या, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स, और दूसरा जो है क्या है, डबल सॉल्ट है, और डबल सॉल्ट को हम लैटिस कंपाउंड भी कहते हैं, और तीसरा जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है।
तो बच्चों ध्यान रखना कि यहां पर हमको इसकी और इसकी चर्चा नहीं करनी है। पूरे चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चर्चा करनी है। तो इनको हम टाइप्स में पढ़ के छोड़ देंगे और पूरी चर्चा किसके ऊपर चलने वाली चैप्टर में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में चलने वाली है। तो बच्चों आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, सबसे पहले जो यहां पर टाइप्स है उसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूलर या एडिशन आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाम में ही इसका डिफिनेशन रखा हुआ है। एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। एडिशन का मतलब ऐड करना। जब हम मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट अगर हम ऐड करेंगे तो जिस कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एडिशन कंपाउंड कहेंगे। तो इसमें कई सारे सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद यहां पर क्या बनेगा? एडिशन कंपाउंड बनेगा या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा। तो यहां पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन टू आर मोर सिंपल सॉल्ट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अगर दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट आपस में केमिकली कंबाइंड करते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उनके बीच में जो रेशियो होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स कहेंगे। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। जैसे मैं आपसे बात करूं यहां पर एक एग्जांपल की बात, है ना। एग्जांपल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे कॉमन क्या होता है? एलम होता है। एलम को हम क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका? फिटकरी। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पोटाश एलम। क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटाश एलम। तो ध्यान देना यहां पर हमने किस किस चीज को ऐड किया है? पोटेशियम के सल्फेट को, एल्युमिनियम के सल्फेट को और 24H2O। जब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कितने सॉल्ट हैं? 2 सॉल्ट हैं। तो मोर देन 2 सॉल्ट आपस में ऐड होकर यहां पर किसका फॉर्मेशन किया है? यहां पर पोटासियम। ये पूरा एक कंपाउंड हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? एडिशन कंपाउंड्स कहेंगे, जो कि कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हुए हैं? ऐड हुए हैं। इसको याद करने का तरीका समझो पहले, कैसे याद करेंगे हम लोग। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या पोटास एलम। क्या बोले इसको? पोटास एलम। पोटास पोटेशियम से आया है, एलम मतलब एल्युमिनियम, और इन दोनों का क्या होगा? सल्फेट होगा। जब हम बात करें इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना, जैसे ये पोटेशियम है तो पोटास, ये एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। तो पोटास एलम है मतलब पोटेशियम होगा और एल्युमिनियम होगा, ठीक है, और दोनों का सल्फेट होगा। इसका सल्फेट यहां पे लिख दो SO4, और यहां पे इसका सल्फेट ये लिख दो SO4। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है। हमें पता है कि जो पोटेशियम है वो फर्स्ट ग्रुप का है, और फर्स्ट ग्रुप के ऊपर जो चार्ज आता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कितना होता है? यहां पर +1 होता है। और सल्फेट के ऊपर कितने का चार्ज होता है? -2 का। एल्युमिनियम कहां का है? थर्ड ग्रुप का है, इसलिए इसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा? +3 का आएगा। और सल्फेट के ऊपर कितने का चार्ज आएगा? -2 का आएगा। अब आप लोग फार्मूला बना लेंगे, ये +1 है तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये 3 है, 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो फार्मूला बन के नीचे क्या आएगा? K2SO4.Al2SO3। Al2SO3। अब यहां पर है ना कितना चार्ज आएगा? पर Al2SO4 का होल थ्राइस आ जाएगा। अब कितना पानी जोड़ देना आपको? 24H2O। 24H2O। इस तरीके से आप पोटासियम को आप याद रख सकते हैं। पोटासियम को ध्यान रखना कि पोटेशियम और एल्युमिनियम का सल्फेट होगा, और कितना पानी होगा? 24H2O। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, साल्ट के टाइप को पढ़ लिया जाए। साल्ट के टाइप को पढ़ लिया जाए आगे। अब हमने एडिशन कंपाउंड देख लिया। अब डबल साल्ट या लैटिस कंपाउंड्स की बात करते हैं, दूसरे टाइप की। तो डबल साल्ट क्या होगा? डबल साल्ट में आपको नाम से ही क्लियर होगा कि यहां पर कितने साल्ट होंगे? 2 साल्ट होंगे। अगर 2 साल्ट होंगे तो पहला एग्जांपल तो आपका एल्युमिनियम ही हो जाएगा। एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम और पोटेशियम का सल्फेट यानी फिटकरी ही हो जाएगा। तो the addition compound which lose their identity in aqueous solution and get completely ionized in water, इसको हम क्या कहेंगे? डबल साल्ट कहेंगे या फिर लैटिस कंपाउंड कहेंगे। तो डबल साल्ट के पास आप लोग आइडिया रखिएगा, यहां पर कितने साल्ट होंगे? 2 साल्ट होंगे। कितने साल्ट होंगे? 2 साल्ट होंगे। तो यहां पर आपको कुछ एग्जांपल दिया गया है, मैं आपको याद करा देता हूं। पोटेशियम पोटास एलम मैंने आपको याद करा दिया।
और दूसरा है क्या, मोहर साल्ट, और तीसरा क्या है, कार्निलाइट। मोहर साल्ट में आप इसको शॉर्टकट में याद रखो FAS, है ना, FAS। FAS मतलब क्या, फर्स्ट मतलब क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलोगे बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस क्या रहेगा, आयरन का सल्फेट रहेगा। अमोनियम है ना, अमोनियम फेरस का सल्फेट, और क्या रहेगा, अमोनियम रहेगा, और अमोनियम का क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। ठीक, तो आ जाइए हम लोग बना लेते हैं। अगर फेरस है तो यहां पर आयरन लिख लो, अमोनियम है तो अमोनियम मतलब क्या, NH3 की NH4 होना चाहिए यहां पर NH4 प्लस होता है अमोनियम। तो आयरन हो गया, अमोनियम हो गया। अब आयरन का सल्फेट लिख दो, अमोनियम का सल्फेट लिख दो। अब आयरन यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक तो 2 के फॉर्म में होता है, एक 3 के फॉर्म में। सल्फेट यहां कितना होता है, -2 के फॉर्म में। जब आप बैलेंस करोगे तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। यहां पे जो अमोनियम होगा सल्फेट के ऊपर कितना होगा, यहां पर सल्फेट के ऊपर कितना होता है, -2। तो अमोनियम जब आप इसका ब्रैकेट बनाओगे यहां पे कितना आ जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस। और अमोनियम के ऊपर चार्ज कितने का होता है, +1 का होता है। तो 1 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, जिसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये फार्मूला कैसे बना समझ में आ गया, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS। दूसरा है क्या, कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट मतलब क्या, पोटेशियम मैग्नीशियम का क्लोराइड होता है। इसको आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने का तरीका है कमल, कमल से याद रख सकते हो। इसका मतलब हो गया कि इसमें पोटेशियम का क्लोराइड होगा और मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा। तो पहले पोटेशियम लिख दो, फिर मैग्नीशियम लिख दो, फिर क्लोराइड है। इसके पास बैलेंसी कितनी होती है, +1 की होती है। तो इसके पास +1 होगा, तो क्लोरीन जो होगा उसके ऊपर -1 होगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहां पे इसके ऊपर जो बैलेंसी होती है कितनी होती है, +2 की होती है। तो क्लोरीन जब आप लिखोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर -1 होता है तो 1 इधर आ जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, MgCl2, KCl MgCl2। अब यहां पर कितने कितने पानी जोड़ दोगे, यहां पर 6H2O यहां पर भी जोड़ दो, और 6H2O यहां पर भी जोड़ दो। तो इस हिसाब से आप इन सारे फार्मूलों को आप याद कर सकते हो, है ना। तो एक हो गया आपका पोटासिलम, दूसरा हो गया आपका मोहर साल्ट, और तीसरा क्या हो गया, कार्नेलाइट हो गया। तो इन सभी फार्मूलों को याद करने का तरीका आपको बता दिया गया। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है बच्चों, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की शुरुआत करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैंने आपको पहले बता दिया इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, क्योंकि 100% आयनाइज नहीं होगा वाटर में। कोऑर्डिनेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, दोज मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और लूज द आइडेंटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमने कहा कि मान लो यहां पर कोई कंपाउंड है K4 और FeCN6 है। जब इसको आप वाटर में हाइड्रोलाइज करोगे तो वाटर में हाइड्रोलाइज करने के बाद ये किसमें फूटेगा, 4K+ में टूट जाएगा, और किसमें टूटेगा, ये FeCN6 है ना। इसके ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा, -4, क्योंकि इसके ऊपर +4 तो ये -4 हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। अब आप देखिए यहां पर ये वाला पार्ट तो आयनाइज हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा आयनाइज नहीं हुआ। अगर ये हमारा पार्ट आयनाइज नहीं हुआ तो हमने कहा कि ये जो है ना लिगेंड है, इस सेंट्रल मेटल से क्या बना चुका है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना चुका है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। और ये साल्ट है, इन पे चार्ज आ रहा है, लैटिस
चार जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कह सकते हैं इनको हम। तो मेरे हिसाब से इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा, आप लोगों को समझ में आ गया। ये एग्जांपल आपको देके यहां पर समझाया हुआ है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और एक किस में टूटा है, 4K+ में, और फेरिसाइनाइड आयन में टूटा हुआ है। अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर डिवाइडेड एज फॉलोज। अगर हम किसी भी लिगेंड्स की चर्चा करें तो लिगेंड्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होमो और दूसरा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम। और हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट। डिफरेंट। तो जैसे हम यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मान लो यहां पर ए है और यहां पर जो लिगेंड है बी है, और इसको कुछ नंबर n मान लो, तो ये जो बी है अगर ये सेम टाइप का लिगेंड है, इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोलेप्टिक, है ना लिगेंड। अगर यहां पर डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो जाएंगे इस बी के स्थान पे, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे यहां पर आपको दिया गया, यहां पर CONH3 का होल 6 दिया गया है, और यहां पर En का होल टाइस और Cl2 दिया गया यहां पर। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि जो लिगेंड है यहां पर केवल अमोनिया है, और यहां पर क्या, इथाइलिन डायमीन और क्लोरीन है यहां पर। तो दोनों ही लिगेंड डिफरेंट हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और होमोलेप्टिक का मतलब सेम टाइप ऑफ लिगेंड। तो डिफिनेशन क्या बोलेगी, कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल लिगेंड्स आर आइडेंटिकल। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे लिगेंड्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल द लिगेंड्स आर नॉट आइडेंटिकल आर नोन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मैं इसको आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं कि होमो और हेट्रो का मतलब क्या होगा। सपोज यहां पर CONH3 का होल 6, तो यहां पर जो लिगेंड बैठा हुआ है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए कि जो भी लिगेंड होंगे उन सभी के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो सबसे बढ़िया जो लोन पेयर डोनर होता है, नाइट्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन होते हैं, हेलोजेंस होते हैं, इनके पास लोन पेयर होता है। तो ज्यादातर आपको यही मिलेंगे। तो ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर लेके बैठा हुआ है यहां पर, ठीक। और यहां पर ये जो कोबाल्ट है, ये कहां है, डी ब्लॉक का है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा इसको, लिगेंड को, है ना। लिगेंड अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, तो ये लोन पेयर डोनर हो गया, जिसको हम लुईस बेस कहेंगे। अच्छा ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो जितने भी लिगेंड्स होंगे, कान खोल के सुन लो, जितने भी लिगेंड्स होंगे वो लोन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं, और लोन पेयर अगर डोनेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लुईस बेस। और जितने भी सेंट्रल मेटल होंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे, लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। अगर लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, वो हम लुईस एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि सभी के सभी लिगेंड सेम टाइप के हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जो दूसरा एग्जांपल है आपको यहां पे दिया गया है, Fe, है ना, En का होल ट्वाइस, और यहां पे Cl2 है। तो यहां पर एक लिगेंड इथाइलिन डायमीन हो गया, और यहां पर दूसरा लिगेंड कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर सेम टाइप के लिगेंड मिलेंगे आपको तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर डिफरेंट टाइप का लिगेंड मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो बच्चों ये टाइप हो गया किसके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अब हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी के। टर्मिनोलॉजी ये बताएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड यूज होने वाले हैं। तो यहां पर जो टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, पहले हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्या बातें आएंगी।
और उनको क्या क्या बोला जाएगा। जैसे यहां पर जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, सबसे पहले एक रफली डायग्राम से इनको हम समझ लेते हैं। सपोज यहां पर कोई सेंट्रल मेटल बैठा हुआ है Cm, और यहां पर क्या है, लिगेंड है। एक रफली एग्जांपल है। तो जो भी आयन बाहर बैठा होगा, जो भी आयन बाहर बैठा होगा वो आयनाइजेबल होगा, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। फिर अंदर बैठा होगा लिगेंड, ये लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा, इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, और इस सेंटर मेटल को देगा, और इस सेंटर मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए सेंटर मेटल को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर कहते हैं। तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो जितना दूर ये डिब्बा बना हुआ है, इस डिब्बे के अंदर क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे इसको। तो स्फीयर मतलब क्या होता है, क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र के अंदर आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो आयन वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोला जाएगा इसको, आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। और जितने नंबर में हमारे पास लिगेंड होगा, जितने नंबर में हमारे पास लिगेंड होगा, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहेंगे उसको हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मान लो लिगेंड है और यहां पे n नंबर है, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहां पर कौन कौन से टर्म्स आएंगे मैंने आपको पहले बता दिया। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आता है क्या, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विद एनायन, केटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन आपको बता दिया गया कब कब बनेगा, ये मेटल के साथ, या तो एनायन के साथ मिलकर बनेगा, या तो केटायन के साथ, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ बनेगा। क्योंकि हमारा जो लिगेंड होगा, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड के, तो हमारा लिगेंड कैसे हो सकता है, या तो एनायनिक होगा, या तो केटायनिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। अगर हम चार्ज के आधार पर बात करें तो चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हमारा लिगेंड कैसा हो सकता है, तीन टाइप का, एक केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, जो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, किन के साथ मिलकर बन सकता है, ये आयंस, केटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बनेगा ये। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल आयन को आप शॉर्टकट में क्या कह सकते हो, CMI। क्या बोलोगे इसको, CMI। CMI बोले तो सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोले इसको, सेंट्रल मेटल आयन, CMI। तो सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, अच्छा नाम से क्या है, सेंट्रल। तो ये जो सेंट्रल मेटल होगा ना, ये बीचों बीच में बैठा होगा, और सारे लिगेंड्स इस मेटल को, सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करेंगे, और लोन पेयर क्या कर रहा होगा, ये एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो सेंट्रल मेटल क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है, जो पोजीशन है, वो सेंटर में होगी, और सारे लिगेंड्स है ना घेर के इसको बैठे होंगे, और लोन पेयर इसको डोनेट कर रहे होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, तो द सेंट्रल मेटल आयन व्हिच कॉम्प्लेक्स आयन इन कॉम्बिनेशन विद एनायन, केटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन। फिर से इस बात को समझिए आप, जैसे यहां पर सेंट्रल मेटल है और यहां पर क्या है, लिगेंड है। तो मैंने आपको यह बताया कि हमारा लिगेंड कैसे हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, केटायनिक हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। हमारा लिगेंड एनायनिक, केटायनिक या न्यूट्रल हो सकता है। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा वो किसके साथ मिलकर बनेगा, बताइए, कॉम्प्लेक्स आयन विद एनायन, केटायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। ठीक है, तो ये लिगेंड कैसा हो सकता है, एनायन, केटायनिक या न्यूट्रल हो सकता है, और ये इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। अब आगे क्या बात कर रहा है, जो सेंट्रल मेटल आयन है CMI, अटैच इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर। तो यहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास क्या होगी, जगह होगी खाली, और लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा और ये डोनेट कर रहा होगा। तो अगर ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनाता है, एक्सेप्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पड़ता है, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। फिर सेंट्रल मेटल की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग शॉर्टकट में CN कह सकते हैं।
CN बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आपको बताया कि जो लिगेंड है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है और सेंटर मेटल लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। जितने नंबर में यहां पर लिगेंड बैठे होंगे, उपस्थित होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उस नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। मैंने आपको बताया सेंटर मेटल बीच में बैठा हुआ है और किनारे किनारे से क्या दिया जा रहा है, लिगेंड्स द्वारा लोन पेयर दिया जा रहा है। तो हम कहेंगे लिगेंड का मतलब, अगर हम डेंटिसिटी देखेंगे, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, तो यहां पर डेंटेट का मतलब होता है डेंटिसिटी यानी दांत। तो जितनी जगह से काटेगा सेंटर मेटल को उसी नाम से उसका नाम पड़ जाएगा। अगर एक जगह से काटेगा मोनोडेंटेट, दो जगह से काटेगा तो बाइडेंटेट, अच्छा दो से ज्यादा या फिर मतलब एक से ज्यादा अगर काट रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट कहते हैं। उसको अभी हम आगे बात करेंगे। तो डेंटेट का मतलब यहां पे डेंटिसिटी, और डेंटिसिटी मतलब क्या, लोन पेयर वहां पे सेंटर मेटल को दिया जा रहा है। तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो गया, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by central metal ion with ligand is called coordination number। हमने कहा कि सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड जितने नंबर में बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे लिगेंड है, मान लो यहां पर लिगेंड की संख्या कितनी हो गई, एग्जांपल 6 मान लो। तो अगर ये 6 हो गया, यहां पर 6 है लिगेंड, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लिगेंड है वो 6 जगह 6 लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। मतलब 6 मान लो अमोनिया है तो 6 अमोनिया होंगे जो लिगेंड होंगे, लिगेंड का काम करेंगे और ये लोन पेयर डोनेट करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल को। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। जैसे यहां पर क्या है, सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल के बगल में कौन बैठा होता है, लिगेंड बैठा होता है, और जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, लिगेंड के नंबर होंगे। तो ये जितना लिगेंड होगा इसका मतलब उतना ही ये बॉन्ड बना रहा होगा सेंट्रल मेटल के साथ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। अब यहां तक बात हो गई। अब हम लोग नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्यों बोलेंगे, जरा इसको समझिए आप। ये सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड, इस लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट कर रहा है। यहां पर अगर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और इसीलिए इसका नाम क्या होता है, इस स्फीयर का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्फीयर को किस नाम से जानेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानेंगे। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो एक बात तो तय है कि वहां पर लिगेंड है और कौन है, सेंट्रल मेटल है। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड ही आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सिंपली आप याद रख सकते हो कि डिब्बा वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहेंगे, द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू द कलेक्टिवली टर्म द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने बताया आपको कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड आपस में जो कनेक्टेड हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने आपको पहले बताया कि इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, डिब्बे के अंदर लिखा जाएगा। फिर आगे कह रहा है द पार्ट ऑफ आउटसाइड ब्रैकेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। मैंने आपको बताया मान लो यहां पर कोई आयन बैठा हुआ है A+, तो जो भी आयन बाहर होता है इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही पार्ट क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट, द स्पीशीज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नॉन आयनाइजेबल। ठीक, तो कौन आयनाइजेबल होगा, जो डिब्बे से बाहर होगा, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। तो कौन आयनाइज नहीं होगा, जो डिब्बे के अंदर होगा। डिब्बे के अंदर कौन है, यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसीलिए यहां पर क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। तो द स्पीशीज प्रेजेंट इनसाइड आयनाइजेशन स्फीयर आर आयनाइजेबल। मैंने आपको पहले बताया घुलेगा वही जो डिब्बे के बाहर हो,
डिब्बे के अंदर वाला कभी घुलता नहीं है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो ध्यान रखना कि आयनिज्बल कौन होता है, जो डिब्बे से बाहर हो। आयनिज्बल कौन नहीं होगा, जो डिब्बे के बाहर ना हो, क्या हो, अंदर हो, क्योंकि इसी के बीच क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो यहां पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें आपको सारी बातें समझाई गई हैं कि जो डिब्बे के अंदर ब्रैकेट के अंदर बैठा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। लिगेंड जितने नंबर में होंगे उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, और जो भी आयन बाहर बैठा होगा उसको हम आयनेशन स्फीयर करेंगे। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो डिब्बे के अंदर होते हैं, जो डिब्बा वाला पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। सेंट्रल मेटल जो लिगेंड से जुड़ा होगा, अटैच्ड होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल कहते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ध्यान रखना, यहां पर जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो सेंट्रल मेटल का ही निकालेंगे, क्योंकि सेंट्रल मेटल क्या करता है, डी ब्लॉक का मेटल है, और डी ब्लॉक ही क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम किससे निकालेंगे, सेंट्रल मेटल का ही निकालेंगे। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द नंबर व्हिच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होगा, सेंट्रल मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके, है ना, तो +2 +3 ऐसे होंगे रेस्पेक्टिवली। अच्छा, जहां पर जो भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा सब पॉजिटिव में होंगे या तो 0 होंगे, ठीक है। नेगेटिव में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जितने भी सेंट्रल मेटल होंगे इनके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अगला पॉइंट है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल चार्ज लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल आयन। हम देखेंगे नेट चार्ज सेंट्रल मेटल के ऊपर कितना आया हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। इस टोटल डिब्बे के ऊपर जो भी चार्ज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। और जो सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। तो ध्यान रखना कि जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे तो आपको सेंट्रल मेटल का निकालना है, और जब भी आपसे चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन बोला जाएगा तो पूरे डिब्बे पे नेट चार्ज देखना है। यहां पर मेरे हिसाब से इतनी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। एक और बचा हुआ है जिसका नाम लिगेंड्स है। लिगेंड्स मैंने आपको बताया है कि लोन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं, और लोन पेयर अगर डोनेट करेंगे तो लोन पेयर डोनर होंगे, और लोन पेयर डोनर है तो लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। इनको मैं पढ़ दे रहा हूं फटाफट। तो जो लिगेंड्स हो सकते हैं वो एनायनिक हो सकते हैं, केटायनिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। व्हिच कंबाइन विद सेंट्रल मेटल आयन, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ, ये लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़कर, है ना, क्या होता है, ये बॉन्ड बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड का मतलब जो लगा हो किससे, सेंट्रल मेटल से। फिर दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मैंने आपको पहले बताया कि लिगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अगर इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर ये डोनेट करने का काम करेगा, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर डोनर। और लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो बट स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड लिगेंड, जैसे इसमें क्या होते हैं, COCN, ADC कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द मेटल आयन बिकॉज दी लिगेंड्स आर पाई एसिड लिगेंड। तो कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिनकी पावर ज्यादा होती है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की, तो उनमें हम पावर के हिसाब से भी बात करते हैं कि स्ट्रांग है या वीक है। तो स्ट्रांग होता है तो पेयरिंग करा देता है, और वीक होता है पेयरिंग नहीं कराता है। इनको याद करने की ट्रिक आप देख सकते हो, ट्रिक है ना, ज्यादातर क्या होंगे, जो कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रांग। तो कैन से आप याद रख सकते हो स्ट्रांग लिगेंड, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और दूसरे को आप याद रख सकते हो ऑक्स। ओ का मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग, और एक्स का मतलब हेलोजन कंटेनिंग। हेलोजन में कौन, FCl Bri, ये सब क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिनको आप सफल कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि पेयरिंग कराने में सफल है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इनको विफल लिख दो, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करा सकते। तो याद करने का आपका एक तरीका हो गया। तो
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर आ जाता है क्या, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स है ना, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। अगर हम बात करते हैं चार्ज के आधार पे, तो चार्ज के आधार पे इनको हम केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल में डिवाइड किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, जिसमें ये आपको बताया गया कि किस चैप्टर में क्या क्या आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपको पहले बताया कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल से ही कॉन्सेप्ट निकल के आया हुआ है। और दूसरी बात, अगर हम डेली लाइफ से बात करें तो हमारे ह्यूमन ब्लड में और कहां होगा, ये पत्तियों में, लीफ में होता है, जो क्लोरोफिल में होता है, मैग्नीशियम के रूप में होता है, ये पूछा जाता है आपसे। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की चर्चा की है, जिसमें सिंपल या एडिशन था, कॉम्प्लेक्स था, डबल था और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। डिफरेंट टाइप, अगर डिफरेंट टाइप का है तो क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर सेम टाइप का है तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स की चर्चा हो गई थी। कॉम्प्लेक्स चर्चा करने के बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़े, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड, ये सारी बातें हो गई। और इन सभी को पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ लिगेंड की। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर है। बाकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।